आज के इस ब्रीफ लेक्चर में हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पर बातचीत करने वाले हैं। चूंकि ये फर्स्ट क्लास है जूरिस्प्रूडेंस का, और जूरिस्प्रूडेंस के हर एक टॉपिक पर लेक्चर अपलोड होते रहेंगे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। अब इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं इसको देखते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जूरिस्प्रूडेंस जो शब्द है इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिर ये कैसा विषय है इस पर बातचीत करेंगे। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और उत्पत्ति का कारण क्या है वास्तविक, इस पे बात होगी। और डेफिनेशंस क्या है जूरिस्प्रूडेंस की, इस पर बात होगी। कंटिन्यू रहें इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जूरिस्प्रूडेंस जो है ये इंग्लिश शब्द है। इसको हिंदी में विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र कहते हैं। तो जहाँ कहीं भी न्याय शास्त्र उपयोग हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्याय शास्त्र दैट मीन्स आप समझ जाए कि यहाँ जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र की बात हो गई। देखिए जूरिस्प्रूडेंस जो है ये इंग्लिश शब्द है, तो हर इंग्लिश शब्द कहीं ना कहीं से बना हुआ है। तो ये इंग्लिश शब्द जो है ये लैटिन भाषा के एक शब्द जूरिस्प्रूडेंसिया से बना हुआ है। जूरिस्प्रूडेंसिया भी दो शब्दों के युग्मन से बना हुआ है। दो शब्द के जुड़ने से जूरिस्प्रूडेंसिया का निर्माण हुआ है। पहला शब्द है जूरिस, दूसरा है प्रूडेंसिया। देखिए जूरिस का इंग्लिश में अर्थ होता है लॉ, हिंदी में इसको विधि कहते हैं। प्रूडेंसिया का इंग्लिश में अर्थ होता है स्किल एंड नॉलेज, और हिंदी में से ज्ञान कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जूरिस्प्रूडेंस में हमें विधि के संबंध में ज्ञान और विधि के संबंध में कौशल प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के इसके नाम के इंटरप्रिटेशन से इतना तो स्पष्ट हो गया कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ये विधि के ही बारे में हमें बताएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये लॉ का। जब एलएलबी में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट तो उनके सिलेबस, जब फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही जूरिस्प्रूडेंस दिख जाता है। ओवरऑल हम ये समझ गए जूरिस्प्रूडेंस से कि जूरिस्प्रूडेंस में हमें विधि के ही संबंध में ज्ञान। अब प्रश्न उठता है कि ये सब्जेक्ट किस तरह का है, क्योंकि जब इसके बुक को देखते हैं तो ना ही इसमें सेक्शंस है, ना ही इसमें आर्टिकल्स है, ना ही इसमें रेगुलेशंस है, ना ही इसमें ऑर्डर है। जिस तरह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं भारत का तो उसमें भी आर्टिकल्स है। जब हम कोई सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ देखते हैं तो उसमें हमें सेक्शंस मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, रूल रेगुलेशंस मिलते हैं। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो ये कैसा है सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को देखने के लिए हमें बुक देखना होगा, हम बुक में इसके टॉपिक्स देखने होंगे, तब जाकर के हमें ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट कैसा है। तो जब मैंने इस बुक को पढ़ा, बुक को देखा, तो पता चला कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक दूसरे प्रकार का सब्जेक्ट है, सेकेंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, दूसरे प्रकार का विषय है। अब दूसरे प्रकार का विषय से तात्पर्य ये एक फिलोसफिकल सब्जेक्ट है, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, ये कुल मिलाकर के जनरल सब्जेक्ट है। इतने सारे बोलने से अच्छा है कि ये सेकंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, ये दूसरे प्रकार का विषय है। तो अब ये तो पता चल गया कि जूरिस्प्रूडेंस का क्या अर्थ है, जूरिस्प्रूडेंस किस तरह का विषय है। अब नेक्स्ट प्रश्न था कि इसकी उत्पत्ति को लेकर के। तो इसकी उत्पत्ति, हालांकि हर सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई है, कुछ ना कुछ कारण है उसकी उत्पत्ति होने का। अब आईपीसी की उत्पत्ति क्यों हुई है ये तो आप खुद जानते होंगे कि क्यों आईपीसी का उत्पत्ति किया गया, क्यों सीआरपीसी की उत्पत्ति हुई ये भी आप जानते हैं, क्यों सीपीसी की उत्पत्ति हुई, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आवश्यक था ये भी आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर सब सब्जेक्ट वाइज वीडियो आएंगे टाइम टू टाइम, तो सब बातें साफ हो जाएगी कि क्या रीजन रहा है, कोई भी एक्ट बनाने का, कोई भी कोड बनाने का क्या रीजन होता है। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ रीजन होगा, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम उत्पत्ति देखें तो जूरिस्प्रूडेंस की जो उत्पत्ति है वो इटली के रोम सिटी से हुई है। इटली में एक सिटी है रोम, उसी में जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति हुई, वहीं से। अब उत्पत्ति के पीछे कारण का पता लगाना था, तो एक महोदय है बीनो ग्राफ महोदय, जूरिस्ट है ये। इन्होंने रिसर्च किया कि आखिर इसकी उत्पत्ति क्यों की गई। तो इसके लिए ये जो है विभिन्न देशों के विधि का स्टडी किए। विधि के स्टडी के उपरांत इन्होंने इनके द्वारा ये पाया गया कि सभी देश के विधि में व्यापक विषमता है। जाकर के इन्होंने बताया कि दरअसल इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण ही है विभिन्न देशों के विधियों में व्यापक अंतर। तो इसी को देखते हुए जूरिस्प्रूडेंस बना।
अब हम जूरिस्प्रूडेंस में परिभाषा देखेंगे। बहुत सारे विधि शास्त्री हैं जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस में अपना-अपना स्टेटमेंट दिया, इनकी परिभाषा को लेकर के। और हालाँकि स्टेटमेंट में काफ़ी विषमता भी रही। अगर हम सभी महोदय का स्टेटमेंट लें, जूरिस्ट महोदय का, तो हम ये पाएँगे कि एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत ग्रंथ का निर्माण हो जाएगा। तो हम सभी जूरिस्ट के डेफिनिशंस को ले नहीं सकते हैं। हमें वही लेना होगा जो हमारे एकेडमिक्स के लिए सूटेबल हो, जो हमारी कॉम्पिटिटिव लॉ से संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए बेनिफिट हो। हालाँकि ये जो परिभाषा है, जो भी इसमें कुछ परिभाषाएँ अपूर्ण हैं। अपूर्ण से तात्पर्य ये है कि इसमें शॉर्ट में लिखा गया है। फिर जब हम सभी जूरिस्ट महोदय के स्कूल्स को देखेंगे, तो वहाँ पर हम उस डेफिनिशंस को और भी व्यापक स्टेज में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सर्वप्रथम हम अल्पियन महोदय के डेफिनिशंस को देखेंगे। देखिए अल्पियन महोदय जो थे, उन्होंने विधि शास्त्र का डेफिनिशन देते हुए वो 4 चीज़ें कहे। पहला ये कहे कि देखिए विधि शास्त्र जो है वो दैवीय बातों का ज्ञान है, मतलब दैवीय बात का ज्ञान है। दूसरा वो ये कहे कि ये मानवीय बातों का भी ज्ञान है। और तीसरा वो ये कहे कि सही का विज्ञान है और गलत का विज्ञान है। तो जब कभी भी ये डेफिनिशंस यूज़ हो आपके एग्ज़ाम में, तो आपको समझ लेना होगा कि अल्पियन में 4 चीज़ आपको याद रख लेना होगा कि दैवीय बातों का ज्ञान, मानवीय बातों का ज्ञान, सही का विज्ञान और गलत का विज्ञान। तो अल्पियन महोदय, ये आपको याद रखना होगा, डेफिनिशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। चूँकि महत्वपूर्ण है ये सारे डेफिनिशंस जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। फिर जब हम लास्की महोदय का देखते हैं, तो लास्की महोदय कहते हैं कि ये विधि का नेत्र है, मतलब ये कहते हैं कि आँख है विधि का। अब जानते हैं कि एक मानव के लिए आँख कितना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह ये कहे कि ये विधि का नेत्र है। फिर जब हम आगे ऑस्टिन महोदय का डेफिनिशंस देखते हैं, ऑस्टिन महोदय का डेफिनिशंस यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, वो अभी पूर्ण डेफिनिशन नहीं है, बस एक समझने मात्र का डेफिनिशन है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए आगे जब हम ऑस्टिन महोदय के स्कूल्स को पढ़ेंगे तब। तो वो कहते हैं कि ये मानव स्थापित विधि का दर्शन है, मतलब वो कहते हैं कि ये एक तरह का दर्शन है। कैसा दर्शन है? तो मानव स्थापित विधि का। जब आप पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे कि मानव स्थापित विधि क्या होती है? ये सकारात्मक विधि होती है, अध्यात्म विधि होती है, इंग्लिश में पॉजिटिव लॉ कहते हैं। मानव स्थापित विधि दैट मीन्स मानव निर्मित विधि है। मानव निर्मित विधि से तात्पर्य है स्टेट विधि से, राज्य विधि से। राज्य विधि से तात्पर्य है पार्लियामेंट या विधायिका के द्वारा निर्मित विधि से। तो ऑस्टिन महोदय जूरिस्प्रूडेंस को इस तरह से अपना डिफाइन किए। फिर इसके बाद सामंत महोदय। सामंत महोदय भी उनका उनका भी स्कूल एक ही स्कूल से रिलेटेड है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सामंत महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ जूरिस्प्रूडेंस में भी है, टॉर्ट्स में भी है और इंटरनेशनल लॉ में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो सामंत महोदय कहते हैं कि ये विज्ञान है। वो कहते हैं कि ये विज्ञान है। ये कैसा विज्ञान है? ये किस चीज़ का विज्ञान है? तो सिविल विधि का विज्ञान है। ये अपने डेफिनिशंस में 2 स्टेज ये बताते हैं। एक तो ये व्यापक स्टेज में वाइडर सेंस में कहते हैं और दूसरा नैरोअर सेंस में कहते हैं डेफिनिशंस को, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम एचएलए हार्ट का देखते हैं। एचएलए हार्ट महोदय कहते हैं कि विधि शास्त्र एक व्यवस्था है। क्या है विधि शास्त्र? एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? तो नियमों की व्यवस्था है। अब हॉलैंड महोदय कहते हैं कि ये एक प्रारूपिक विज्ञान है, फॉर्मल साइंस है। कैसा? फॉर्मल साइंस किसका? तो पॉजिटिव लॉ का, विध्यात्म विधि का फॉर्मल साइंस है। तो हम पॉजिटिव लॉ को पढ़ेंगे आगे, समझ जाएँगे पॉजिटिव लॉ क्या होता है, अभी याद रख लेते हैं। फिर एलन महोदय कहते हैं कि ये वैज्ञानिक विश्लेषण है, किसका? सिद्धांतों का। कैसे सिद्धांत का? तो एसेंशियल सिद्धांत का। किसके? तो विधि के। तो एलन महोदय कहते हैं कि ये विधि शास्त्र एक वैज्ञानिक संश्लेषण है, एसेंशियल प्रिंसिपल्स का, विधि के एसेंशियल प्रिंसिपल्स। फिर जब सिसरो महोदय का देखते हैं, तो सिसरो महोदय कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पहलू है। याद करना होगा, आगे हम सिसरो महोदय के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिर स्टोन महोदय बहुत अच्छे डेफिनिशंस देते हैं। वो कहते हैं कि ये विधि वेता की बाह्यदर्शिता है। विधि वेता क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, एडवोकेट, लॉयर, ये सब विधि वेता ही होते हैं। उनकी ये बाह्यदर्शिता है। फिर जब रॉस्को पॉन्ड का पढ़ते हैं, तो रॉस्को पॉन्ड का भी बहुत योगदान है। रॉस्को पॉन्ड कहते हैं कि ये विधि का विज्ञान है। वो कहते हैं कि ये विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? तो विधि का विज्ञान है। ओवरऑल जब हम ये सारे डेफिनिशंस को देखते हैं, तो हम एक कॉमन ये देखते हैं कि ये सभी डेफिनिशंस में विज्ञान शब्द का उपयोग हुआ है, साइंस शब्द का उपयोग हुआ है।
दैट मीन्स इससे ये स्पष्ट होता है कि ये एक तरह का साइंस है। तो जो जब साइंस है तो इसकी सब्जेक्ट मैटर भी तो साइंटिफिक ही होनी चाहिए, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मैटर भी साइंटिफिक होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी भी साइंटिफिक होनी चाहिए। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जितने भी इसमें जूरिस्ट का नाम उपयोग किया गया उन सबको याद कर ले, उनके इस स्टेटमेंट को याद कर ले, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जुडिशरी का हो, जिस भी स्टेट में जूरिस्प्रूडेंस सब सिलेबस में है, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ में हो, उसमें भी जूरिस्प्रूडेंस है, वहाँ भी आवश्यक है। चाहे एकेडमिक हो, वहाँ भी आवश्यक हो, चाहे एलएलएम में हो, वहाँ भी आवश्यक है। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर जब आएगी तो उसमें हम स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी जूरिस्ट हैं, कौन-कौन जूरिस्ट किस-किस स्कूल से रिलेटेड हैं, कौन-कौन से स्कूल्स हमको यहाँ पे पढ़ना है। और वो अपने स्कूल्स में क्या-क्या स्टेटमेंट दिए हैं, उसकी क्या-क्या स्टेटमेंट की जो है टिप्पणी की गई, स्टेटमेंट की आलोचनाएँ की गई, वो सब पढ़ेंगे। फिर आगे चल के हम कुछ अ, बेसिक रूल भी पढ़ेंगे, कुछ रूल भी है जूरिस्प्रूडेंस में उसको भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, पोजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लीगल पर्सन के बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।